Hello everyone, I'm Pallavi and welcome you all in my YouTube channel Ambition. This is my first video in this channel. So let me introduce myself. I'm Pallavi. I'm a teacher. I'm a learner also. By learner means एक ऐसा पर्सन जो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है और मैं इसी पे बिलीव करती हूँ कि एक लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहो। और मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप कभी लाइफ में रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे अपनी लाइफ में। ये आपको आगे लेकर जाएगा। हाँ, तो फिलहाल हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम सर पे है, बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, रिवीजन करना है, सैंपल पेपर लगाना है। बहुत सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज है, क्या करें क्या छोड़े, है ना। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ सैंपल पेपर सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं और ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ आपको नोट्स भी नीचे मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में पता क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो लेट मी टेल यू। जैविक क्रियाएं। जैविक क्रिया मतलब जीवन जीने के लिए जो शरीर के अंदर क्रियाएं होती है ना, उन्हें कहते हैं जैविक क्रियाएं। यानी कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, या यूं कह लो टू मेक देमसेल्फ अलाइव। एक वो प्रक्रियाएं, वो एक्टिविटीज जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो भाई आपको जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? आई थिंक खाना खाने की। अगर आप 4-5 दिन खाना नहीं खाओगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शायद सांस लेने की, है ना, अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आप 2 सेकंड नहीं जी पाओगे, सॉरी 2 सेकंड कम हो गया, आप 30 मिनट्स नहीं जिंदा रह सकते बिना सांस लिए, है ना। तो वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म करना कंपलसरी है अगर आप जिंदा है तो। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ब्लड में, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका हार्ट उसको क्या अगर पंप कर रहा है, उसको सर्कुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर ये एक्टिविटीज नहीं होंगे तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10th क्लास के जो सिलेबस है उसमें 4 एक्टिविटीज की बात की गई है। पहला न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। मैं कोशिश करूंगी ये चारों एक्टिविटीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूं, जिससे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए एग्जाम में वो आप कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मींस अ बैलेंस डाइट जिसको आप कंज्यूम करो और जो आपको क्या प्रोवाइड कराए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखे, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो पाए, है ना। फूड क्या करता है? फूड न्यूट्रिशन देता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, बचपन से बढ़ते आ रहे हो। अब कौन कौन से फूड्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं? कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं? दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वाटर एंड ऑफ इट, बहुत सारे होते हैं ना। आप पढ़ते रहते हो इनके बारे में, कौन सा पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलेगा ये भी आप सभी को पता होगा। ये तो हम 4th 5th 6th में पढ़ते ही आए हुए हैं, तो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन? भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मींस सेल्फ, जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद को ही पोषित करते हैं, मींस जो अपने आप अपने न्यूट्रिशन की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड बाय इटसेल्फ, बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स या ऑटोट्रोफिक। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब ये कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। ये एग्जाम्पल पता है, सबको पता है ना कि भाई ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। क्योंकि भाई मम्मी ने अगर खाना घर पे खुद के लिए बनाया है, इसका मतलब ये थोड़ी ऑटोट्रोफिक हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या एनवायरमेंटल ऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं? एनवायरमेंट से वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, फिर इन सबको डिफ्यूज करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। लेकिन क्या मम्मा ऐसा करती है? नहीं, मम्मा तो उनसे मिलेगा खाने को बना रही होती है ना। तो भाई कोई भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में मम्मा लिख के नहीं आएगा ना, भाई खाना मिलना बंद हो जाएगा नंबर नहीं आए तो। चलो फिर तुम्हें ऑटोट्रोफिक बनना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे थे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हाँ,
तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन खुद में दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड इज कीमो ऑटोट्रोफिक। सो लेट्स डिस्कस इट। फोटो ऑटोट्रोफिक यानी कि फोटो मीन्स जहां भी आप बड़े हो गए हो, जहां भी आपको फोटो मिले ना, तो इसका मतलब ये नहीं कैमरा लेके फोटो क्लिक करने लग जाओ, नहीं। फोटो मीन्स सनलाइट, सन की एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी। फोटो मीन्स सोलर एनर्जी। तो भाई सीधी सी बात है, जहां पे हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, जहां पे हम सनलाइट से एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और खाना तैयार करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में, ऐसे चीज और जो आपके वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी का फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कीमो ऑटोट्रोफिक। एक एल्गे, कुछ एल्गे होते हैं, कुछ पर्पल बैक्टीरियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल को सिंथेसाइज करके, केमिकल्स की एनर्जी को यूज करके अपने लिए खाना तैयार करते हैं, तो उन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का होता है। पहला आपका होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस कि आप जो खाना खा रहे हो ना, वो खाने का डाइजेशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 5 स्टेप? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। इजेशन, एक्सक्रीशन नहीं, इजेशन बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो डाइजेशन में वो फूड जो कंज्यूम करने के बाद 5 स्टेप लेता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। या यूं कह लो, देखो सॉलिड, हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड को खाते हैं। सॉलिड फूड क्या होता है, फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। तो इस तरह का जो फूड होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो कंज्यूमर्स होता है ना, इन्हें पता है क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जैसे कि ह्यूमंस हो गया, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा ले लो, यूनिसेलुलर लेना है तो अमीबा में भी क्या होता है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। आप पढ़ेंगे भी आगे तो आपको पढ़ाऊंगी कि अमीबा भी अपने न्यूट्रिशन को 5 स्टेप्स में कंप्लीट करता है। फिर सेकंड आता है आपका सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मींस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए मरे हुए लोगों पे डिपेंड करता है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। तो द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच depend for their food, which obtain their food from the dead or decaying substances from plants and animals are called saprophytic nutrition. Okay. Third is parasitic. भैया पैरासिटिक दो पैर पे से पहले तो पैरासाइट जान लो, ठीक है। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके उसका बना बनाया खाना यानी उसका खून चूसते हैं, ठीक। तो ये कौन से होते हैं, कहने के लिए रिश्तेदार कह सकते हो वैसे, ठीक है। चलिए मजाक खाइए, आगे पढ़ाती हूँ। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। या इसे क्या, कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो तरीके का होता है, एक टोटल पैरासाइट और दूसरा पार्शियल पैरासाइट। अब मजेदार चीज बताती हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपके घर पे कुछ, आपके घर पे खाना बना, ठीक है, होस्ट है, हम लोग क्या होता है, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो हम लोग क्या होता है, होस्ट होता है ना। तो मान लीजिए आपकी मम्मा ने बनाया खाना बढ़िया, आपके घर पे आकर रिश्तेदार, अब रिश्तेदार कौन है, पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट। क्या ये अपना रॉ मटेरियल लेकर आते हैं? नहीं, ये बना बनाया खाना हमारे घर पे खाते हैं, उसी की बुराइयां करते हैं जाकर के। ऐसे ही होता है ना आपके साथ भी। चलो बात करते हैं टोटल पैरासाइट की। तो भाई पैरासाइट को समझो, टोटल पैरासाइट मतलब कि जिसने कुछ नहीं लगाया, सामने वाले ने बनाया, होस्टर ने बनाया और उसने उसको कंज्यूम कर लिया, दैट इज टोटल पैरासाइट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, भाई गेस्ट मत लिख के आ जाना, रिश्तेदार मत लिख के जाना, गलत हो जाएगा आंसर। आपका आंसर होना चाहिए कैस्कटा। कैस्कटा प्लांट होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये पहुंच रहता है उस प्लांट को ये कवर करना शुरू कर देता है और उसी प्लांट का बना बनाया जो फूड होता है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। उनका बना बनाया खाना खाता रहता है और खुद को क्या करता है, खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है, खुद को बहुत अच्छे से फैलाता रहता है। फिर क्या होता है, जैसा स्पाइडर जाल बनाती है ना, वैसे कैस्कटा भी क्या करता है, जाल बना लेता है और उस पूरे पेड़ को, पूरे प्लांट को, ट्री को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है।
इससे क्या नुकसान होते हैं, अब इससे हुआ होगा क्या, तो कैस्कटा क्या करते हैं कि पूरे पेड़ के ऊपर एक वेब बना लेता है, जाल बना लेता है। उसको तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, उसका जाल जो होता है वो इतना ज्यादा घना हो जाता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने के बंद हो जाते हैं। प्लांट को, जो होस्ट प्लांट है ना, वो सनलाइट मिलनी बंद हो जाती है, तो उसको भाई रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा? अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा तो क्या वो खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। तो भाई बेचारा वो पेड़ कमजोर होता जाता है, और जो आपका कैस्कटा है ना वो फैलता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब होस्ट प्लांट डेड हो जाते हैं, और भाई तुम बनाने वाले कोई खा जाओगे, फिर तुम क्या खाओगे? तो धीरे धीरे वो कैस्कटा भी को भी न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। तो दिस इज द टोटल पैरासाइट। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो भाई इतने निर्दयी नहीं होते, ये होते हैं आपके पड़ोसी जैसे कि आपके घर पे, आपके घर से सामान लेने आते हैं, एक कटोरी चीनी दे दो, एक भगोने आटा दे दो, चाय की पत्ती दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो चाय बनाने के लिए, है ना? तो कुछ ना कुछ आइटम मांगते रहते हैं। दीज आर पार्शियल पैरासाइट, ठीक है? जो आपसे क्या करते हैं, होस्ट पर केवल रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड करते हैं, बाकी खाना हम बना लेंगे, हमारे पास बहुत दिमाग है, हमारे पास बहुत सहूर है कहने को, तो हम खाना खुद बना लेंगे, बस हमें सामान दे दो, ठीक है? तो ये क्या कहेंगे, पार्शियल पैरासाइट कहेंगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने कितने बताए थे, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में क्या बताया था, फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक में क्या बताया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक। तो होलोजोइक में हमने देखा जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उससे एनर्जी को ऑप्टेन करते हैं, क्या कहेंगे, होलोजोइक, है ना, जो डाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सैप्रोफिटिक जो डेड और डिकेइंग पे डिपेंड करते हैं, और पैरासिटिक जो दूसरे लिविंग ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। तो these are the modes of nutrition। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम बात करें न्यूट्रिशन प्लांट्स की। भैया ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं, प्लांट्स की बात करने वाले हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। चलो एक बार फिर से देखते हैं। चलो अच्छा, मैं डेफिनेशन बताऊं उससे पहले कुछ सिनेरियो देखो। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, और क्लोरोफिल, हरी हरी पत्तियां, है ना, हरी हरी पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। और वाटर, रूट्स क्या कर रही है, वाटर लेके जा रही है ऊपर तक, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। इन चारों चीजों की जरूरत होती है नहीं होती है? अब देखो, अब बनता क्या है बाद में, बनता है ग्लूकोज जो कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और क्या बनता है, और बनता है आपका ऑक्सीजन जो एनवायरमेंट में मिलकर के हमें हेल्प करती है ना। तो चलो देखते हैं भाई, अब डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Photosynthesis is the process in which plants make their own food. Once again, photosynthesis is a process in which plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and gives us and produce oxygen and glucose। ठीक है भाई, जरूरत किसकी थी, हेल्प किसके लिए, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की। प्रेजेंस किसकी थी, सन की प्रेजेंस और क्लोरोफिल की प्रेजेंस। दिया क्या इन्होंने, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो अब वापस इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो भाई, the photosynthesis is a process in which plants make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, and produces oxygen and glucose। So this is the easiest reaction of the photosynthesis। ठीक है, अगर आपको रिएक्शंस लाना है तो आप इसको और आसानी से लर्न कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 3 प्रोसेसेस में होता है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्लांट के अंदर। वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, फिर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका रिडक्शन होता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन मींस हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो फिर क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है। अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमें समझ में आया जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये चल कैसे रहा है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो सबसे बड़ा मेन लीड
लीड रोल जो प्ले करता है ना, वो पता है कौन होता है? वो होता है स्टोमेटा। बगल वाली स्क्रीन में आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा होगा और दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक में पोर ओपन होगा और एक में पोर क्लोज होगा। ओके, तो उसमें होता ये है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन कि स्टोमेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछता ही रहता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा होगा ना, तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन कि स्टोमेटल पोर ओपन क्लोज कब होते हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये डिपेंड करते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर पे। किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर पे। आपको पता है इस डायग्राम में गार्ड सेल्स दिख रही होंगे ग्रीन कलर की, वैक्यूल दिख रहा होगा। तो होता ये है कि जो गार्ड सेल्स होती है ना, इसमें होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। जब वाटर इनमें ज्यादा होता है तो स्वेलन अप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। देखो मान लो ये हमारी गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे भी क्या है? बंद है, ठीक है। अब जब ये स्वेल करेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक प्लेस क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसे ये क्या है? स्टोमेटल पोर है, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इसका पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू एनवायरमेंट में चला जाएगा, ये वापस से क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ वाटर पे। जब गार्ड सेल्स में वाटर प्रेजेंट होता है तो स्वेलन अप हो जाती है और स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। और जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाती है और जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है। चलिए, स्टोमेटा करता क्या है भैया? स्टोमेटा दो बहुत जरूरी काम करता है। पहला काम ये करता है गैसियस एक्सचेंज करना, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन का लेना देना करता है। ये हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकाली है उसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। भैया तुम यहाँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। और जब प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं ना, उनको कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत बाहर वालों को ज्यादा है, ठीक है। इस तरह क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा एक काम और करते हैं, वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्लांट में प्रेजेंट होता है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। ये काम कौन करता है? कौन करता है काम? स्टोमेटा करता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है प्लांट का। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा न्यूट्रिशन प्लांट। अच्छा, हमने आपको रॉ मटेरियल के बारे में तो बता दिया। बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं? उनको रॉ मटेरियल में चाहिए होता है वाटर, CO2, सनलाइट, ये सारी चीजें है ना। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। उन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम ध्यान में रखेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट है कि आपको प्रूव करना है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। भैया सूरज नहीं निकलेगा ना तो फोटोसिंथेसिस करो। मैं नहीं कर रहा भैया। जैसे ठंड में ना सूरज ना निकले तो इंसान का मन नहीं होता ना उठने का, काम करने का। ऐसे पेड़ तो बिल्कुल गिव अप कर देते, भाई मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सनलाइट नहीं होगी, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये प्रूव कैसे करना था? इसके लिए आप कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा। तीनों एक्सपेरिमेंट में एक चीज, दो चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है? पेड़ को पहले अंधेरे कमरे में रखो 2-3 दिन, फिर उठा के धूप में रखो और पत्तियों को डिकलराइज कर देना। क्या करना? पत्तियों को डिकलराइज करना। डिकलराइज करने का मतलब है भाई आयोडीन टेस्ट करने वाले हैं। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है? जो आपका वो होता है ना क्लोरोफिल, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च टेस्ट होता है। स्टार्च क्या हो जाता है? स्टार्च में आयोडीन डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। तो भाई ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। डिकलराइज कैसे करना है? भाई पत्ती लो, पत्ती को उबालो पानी में, बहुत मजे से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। पत्ती को तोड़ो, डाल दो पानी में, बॉईल कर दो। थोड़ी देर बाद उसको निकालो, अब डालो अल्कोहल में, फिर से बॉईल कर दो, अब निकालो, धो दो। भैया पत्ती कलरलेस हो जाती है। क्या हो जाती है? कलरलेस, हरा रंग गायब, छुमंतर। अब उस बिना रंग की पत्ती में क्या करेंगे? भाई बिना रंग की पत्ती में क्लोरोफिल नहीं है, हरा रंग नहीं है, लेकिन उसमें अभी भी क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च। तो अगर हम उसमें आयोडीन डालेंगे तो अगर स्टार्च होगा, पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला, ब्लू कलर दे देता है। चलो अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट कि सनलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रूव करो क्यों जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? एक पेड़ पॉट लेंगे, उस पॉट में जो प्लांट लगा होगा उसको पॉट के साथ उठाकर अंधेरे कमरे में डाल देंगे। फिर 2-3 दिन रखने के बाद उसका जो स्टार्च है पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जैसे कि इंसान अगर 2-4 दिन खाना ना खाए तो क्या होगा? उसकी बॉडी में जो प्रेजेंट
फैट है जो उसको धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करा रहा था, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे प्लांट्स को अगर फोटोसिंथेसिस करने को नहीं मिलेगा तो 3 दिन के अंदर उसका क्या होगा, स्टार्च क्या हो जाएगा, सारा का सारा कंज्यूम्ड हो जाएगा, सारा यूज हो जाएगा। अब उस पेड़ को निकालो, रखो धूप में, लेकिन एक कंडीशन है, उसकी एक पत्ती में हमको लगा देनी है एल्युमिनियम फॉइल, यानी उसके थोड़े से पार्ट को कवर कर देना है, ठीक। धूप में रखो, फोटोसिंथेसिस होने दो, फिर उस पत्ती को तोड़ लो, उसके टेप को या उसके एल्युमिनियम फॉइल को हटा दो, उसको डालो पानी में, बॉईल कर दो, अल्कोहल में बॉईल कर दो, फिर पानी से धुल दो। अब वो पत्ती कैसे हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। अब उस पत्ती को रखो, बहुत बहुत ध्यान से केयरफुल रखना है, फिर उसमें डालना है आयोडीन। क्या डालना है, आयोडीन। अब आयोडीन डलते ही आप देखोगे कि वो एरिया जो आपने कवर कर दिया था एल्युमिनियम फॉइल से, वहां पर कोई नीला रंग नहीं आया है, क्योंकि वहां पे कोई भी स्टार्च नहीं बना था, लेकिन बाकी जो हिस्सा खुला हुआ था वहां पे क्या हो गया है, स्टार्च रेडी हुआ है, ठीक है। यानी कि वहां पे कौन सा कलर आ गया है, ब्लू कलर आ गया। तो पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो ये प्रूव होता है कि भैया अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है तो सनलाइट का होना कंपलसरी है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कहते हैं कि प्रूव करो क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके लिए क्या करता है, इसके लिए क्रोटॉन जैसे पेड़ को ढूंढता है। क्रोटॉन एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी पत्तियां हरी और लाल होती है। मतलब कि अगर हरा रंग है तो क्लोरोफिल है, और जहां जहां लाल रंग है वहां क्लोरोफिल नहीं है। तो हमको ढूंढना है क्रोटॉन का पेड़। क्रोटॉन के पेड़ को रखना है अंधेरे में, फिर से स्टार्च गायब करो, फिर से उसको रखो धूप में। फिर क्या करना है, इसमें हमको एक महान काम करना है। महान काम ये करना है, तो ये होता ये है कि कलरलेस करने के बाद ना हरा दिखाई देता है ना लाल दिखाई देता है। तो हमने ये करना है कि उसके पत्ते को तोड़ करके डीकलराइज करने से पहले ही ट्रेस कर लेना है कि जहां जहां ग्रीन कलर होगा वहां उस पार्ट को ट्रेस कर लेंगे। फिर हम उसको धूप में रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पत्ती को तोड़ेंगे, उसको वापस से वाटर में डिप करेंगे, फिर क्या करेंगे, अल्कोहल में डिप करेंगे, बॉईल करेंगे, डिप नहीं करेंगे, बॉईल करेंगे, फिर उसको वाटर से वॉश करेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, आयोडीन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालते ही जहां 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 ग्रीन कलर आपने ट्रेस किया होगा वहां क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब कि खाली उसी पार्ट ने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया है जहां पर कौन सा कलर था, ग्रीन कलर था, मींस जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इट प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड अवर थर्ड एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के लिए, मींस कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी फोटोसिंथेसिस करूंगा, वरना नहीं करूंगा। भाई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बिना रॉ मटेरियल थोड़ी काम करने लगोगे। तो भाई उसका कहना है अगर क्लोरोफिल मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, उन 2 प्लांट्स को पहले अंधेरे कमरे में रखना है, फिर निकाल के बाहर लेकर आना है, 2 ट्रेस में रखना है, उन ट्रेस को बेल जार से ढक देना है। बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, बेल जार से ढक देना है। अब बेल जार से ढकने के बाद उसको सील कर देना है। सील करने के पहले एक चीज ध्यान रखना है, एक में आपको KOH या NaOH हाइड्रोक्साइड रखना है, ठीक है, और दूसरे में कुछ नहीं रखना, अब होता यह है कि जब आपने बेल जार से ढका होगा तो कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि एयर बिल्कुल वैक्यूम कर दिया था आपने, ऐसा तो किया नहीं था, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो अगर आप देखेंगे कि जो अब KOH क्यों रखा है ये बता देती हूँ। KOH की प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आप KOH को जार के अंदर रख दोगे तो उस जार के अंदर जो CO2 रही होगी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जहां KOH नहीं था वहां किसी ने कुछ एब्जॉर्ब नहीं किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। होने दो फोटोसिंथेसिस। फिर क्या करना है, 6 घंटे बाद आराम से उसको खोलना है, उस दोनों पेड़ों की पत्तियां तोड़नी है, वापस से उसको कलरलेस करना है, कलरलेस करके आयोडीन सोल्यूशन में स्टार्च टेस्ट करना है। तो आप देखोगे जहां आपने KOH रखा था, यानी कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था वहां पर वो पत्ती कोई ब्लू कलर नहीं देगी, वहां फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। लेकिन जहां पर आपने KOH नहीं रखा था वहां फोटोसिंथेसिस होगा और आपको ब्लू कलर मिलेगा। दैट्स ऑल। ओके, तो आई थिंक आपको ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में कहीं ना कहीं पूछता रहता, तो दिमाग में रखा है इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
स्टोमेटा फंक्शन, रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस हो गया है, न्यूट्रिशन एनिमल्स हो गया है, न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ाना है। चलिए, तो ये तो थी प्लांट्स की बात। प्लांट्स के बाद आते हैं इंसानों में। देखो एनिमल जब मैं बोलूँ ना, मतलब इंसान, जानवर सब, ठीक है, हम एनिमल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इन ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं। क्योंकि पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे ना एक निबंध दिया जाता था हिंदी में लिखने को। जब भी कोई त्योहार होता था, हिंदी वाली टीचर निबंध लिख के लाओ, तो मैम रक्षाबंधन निबंध लिखो, दशहरा निबंध लिखो, दिवाली निबंध लिखो। तो वो ना दुखी करती रहती थी हम लोगों को। तो भाई मैंने ना जब निबंध लिखता हूँ, सिर्फ प्रस्तावना लिखना है, तो उस प्रस्तावना में मैं हमेशा एक लाइन चेप देती थी और उस पर लिखती थी, मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, समाज के सुख दुख उसके स्वयं के सुख दुख होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जानवर बोला जाए, जब एनिमल बोला जाए, एक मीन्स हम ह्यूमंस को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो मुद्दे की बात करते हैं, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। लास्ट ईयर पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और ये दोनों भगवान के दया से आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। चलो इनको देख लेते हैं एक बार। देखो जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम उन 5 स्टेप्स की जरूर बात करेंगे। कौन कौन से हैं वो 5 स्टेप्स? सबसे पहले आता है इजेशन, इंजेशन, इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन, ठीक है। अब इनको समझ लेते हैं, फिर मैं आप अगर 5 प्रोसेस को समझोगे ना तो आपके लिए ये दोनों यूनिसेलुलर और ह्यूमन दोनों बहुत इजीली आ जाएंगे आपको समझ में। तो पहली की बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन का मतलब होता है टेकन फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को, ये जो माउथ है ना, माउथ को बायोलॉजी में माउथ नहीं कहते ना, बेइज्जती हो जाती है। माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो जब आप फूड को टेकन करते हो, मुंह पे लेकर जाते हो, और जैसे ही आपने उसको मुंह पे रखा, वहीं से डाइजेशन शुरू, ठीक है, वहीं से डाइजेशन शुरू। तो खाने को बॉडी के मुंह के अंदर डालना, बक्कल कैविटी के अंदर डालना, क्या है आपका? इंजेशन, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका डाइजेशन। फिर वो कहाँ पहुंचता है? स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में क्या होता है? डाइजेशन होता है। फिर वो कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर धीरे एनस के थ्रू बॉडी के बाहर, यानी कि अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज भी तो थी, इनको कैसे भूल गए? विलीज ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया। तो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर क्या हुआ? अब एब्जॉर्प्शन के बाद वो क्या कहाँ पहुंचा? ब्लड में पहुंचा। तो ब्लड में पहुंच के क्या हुआ? एसिमिलेशन, और फिर वो बॉडी के बाहर निकला तो इजेशन, ठीक है। तो 5 प्रोसेस होता है। अब पहली बात करते हैं यूनिसेलुलर में। तो यूनिसेलुलर होता है अमीबा। अमीबा के साथ कहानी ये है कि अमीबा जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी बॉडी के शेप को कैसे भी करके मतलब अपना शेप चेंज कर सकता है। तो जैसे कि अपना खाना दिखता है ना, सॉरी तुम, मैं आता हूं तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने बॉडी स्ट्रक्चर से स्यूडोपोडिया निकालता है, फॉल्स फीट निकालता है। फॉल्स फीट को कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया जनरेट करता है और उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है, घेर लेता है, और एक फूड वैक्यूल तैयार कर लेता है, ठीक है। उस फूड वैक्यूल के अंदर तो ये क्या हुआ? इसने क्या किया? जैसे स्यूडोपोडिया बना है तो उसने उसको इनगल्फ किया ना, दैट इज इंजेक्शन। क्या किया उसने? इंजेक्शन किया। फिर क्या होता है कि उसका साइटोप्लाज्म होता है ना, वो उसे बहुत एंजाइम्स देता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वो साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसका जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले होंगे उनको यूटिलाइज किया जाएगा, यानी एसिमिलेशन हो जाएगा। और फिर वो क्या करता है? जैसे ही उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन खत्म हुआ, वो अपने वापस से स्यूडोपोडिया को खोल देता है, वैक्यूल को खत्म कर देता है, और वो बेचारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। दिस इज द न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा ना इसमें 5 स्टेप कंप्लीट हुए कि नहीं हुए? इंजेशन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी और इजेशन भी। तो भाई ये क्या था? ये एनिमल का न्यूट्रिशन था, ठीक है। ये एक होलोजोइक न्यूट्रिशन था। ऐसे ही पैरामीशियम में होता है, बस पैरामीशियम में क्या होता है? उसमें सिलियाज होती है, तो सिलिया फूड को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने का तरीका अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, सेम प्रोसीजर वो फॉलो करता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपनी इंसानों की, है ना। तो भाई देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, तो आप प्लीज काम करिएगा, अपनी बॉडी से रिलेट करते जाइएगा, सोचिएगा आप खाना खाते हो तो क्या क्या होता है आपकी बॉडी में, ठीक है।
सबसे पहले आपने खाने को डाला माउथ में। मैं जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना, मैं उनको भी डिस्क्राइब करती चलूंगी। हमने फूड को इंटेक किया यानी इंजेक्ट किया, यानी हमारा क्या होगा, इंजेक्शन हो गया। क्या हुआ, फूड का इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन यानी हमारे बकल कैविटी में हमने खाने को डाल दिया। ठीक, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे है सलाइवा। क्या है, सलाइवा। माउथ में क्या क्या होता हो सकता है, हम उसकी बात करते हैं पहले। अब जैसे हमने इंजेक्ट किया खाने को, हमारे मुंह में सलाइवा, सलाइवा क्या करेगा, खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। खाने के साथ मिक्स होकर के क्या करता है, वो फूड को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। दांत हमारे क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं। ऊपर से जो सलाइवा है वो सॉफ्ट तो बनाती है, उसको स्वॉलो करने में भी इजी रहता है ना। अच्छा, लेकिन सलाइवा में ना एक सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है। वो क्या करता है, वो हमारे फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक, यानी डाइजेशन शुरू। तो भैया अक्सर पूछ लिया जाता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां से शुरू होता है, माउथ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। भैया माउथ से शुरू हो गया। जो हमारा शुगर है वो हो गया डाइजेस्ट थोड़ा बहुत। ठीक है, अब वो कहां जाएगा, वो जाएगा ईसोफेगस में। कहां जाएगा, ईसोफेगस में, यानी फूड पाइप। फूड पाइप नहीं बोलते बच्चा, ना 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 ना, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको फूड पाइप नहीं लिखना है, आपको लिखना है ईसोफेगस। ठीक, अब वो खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। ठीक है, एक जे जैसा बनता है स्टमक, हमारा बगल की स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टमक कैसा दिखता है। ठीक है, अब वो खाना कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में उसके साथ क्या होता है भैया, स्टमक में तीन तीन सोल्जर बैठे हुए हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो, चलो वो जानो तीन सोल्जर कौन कौन से होते हैं। एक होता है एक्सियल, एक होता है म्यूकस, एंड वन इज, एक क्या होता है, एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। हाँ, अब पेप्सिन का काम होता है कि खाने में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। ये कहता है प्रोटीन को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, मैं देख लूंगा इसको। तो पेप्सिन क्या करता है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक, एक्सियल में पेप्सिन के ना नाटक, पेप्सिन कहता है देखो डाइजेस्ट तो मैं कर दूंगा, नहीं मेरी एक समस्या है, बिना एसिडिक मीडियम का काम नहीं करता ना। तो जो हमारी बॉडी में एक्सियल प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, इस पेप्सिन काम करे इसके लिए उसको फूड को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। अच्छा, एक्सियल का एक और काम भी है, वो ये कि वो जो फॉरेन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं ना खाने के साथ में, ठीक, कुछ लोग गंदे हाथों से खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोगों ने खाना बनाते वक्त हाइजीन का ध्यान नहीं रखा होता है, वो जो बैक्टीरिया हमारे फूड में चले गए हैं, फूड पार्टिकल्स में के साथ गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको किल करने का काम भी कौन करता है, एक्सियल करता है। ठीक है, अब अच्छा म्यूकस में क्या कर रही है, वहां पे म्यूकस एक्सियल से हमको बचा रही है। भैया एक्सियल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पेट में है, हमारा पेट जलेगा नहीं, लेकिन नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि जो म्यूकस की लेयर होती है वो स्टमक को कवर करके रखती है, और जिसकी वजह से, और म्यूकस पे एक्सियल का कोई असर नहीं होता ना, बिल्कुल असर नहीं होता। तो भाई पेप्सिन को कौन चाहिए, एक्सियल चाहिए, और एक्सियल से बचने के लिए क्या चाहिए, म्यूकस चाहिए। ठीक है, तो तीन लोग मिले हमको कहां पे, स्टमक में। खाना यानी कि खाने में क्या प्रोटीन वाला हिस्सा डाइजेस्ट हो गया। अब वो आगे कहां गया, लीवर के पास पहुंचा। लीवर ने कहा मेरे पास कुछ है, क्या है, मेरे पास गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में क्या है, मैंने बाइल जूसेस इकट्ठे करके रखे हुए हैं। अब वो क्या करता है, बाइल जूसेस को निकालता है, कहां से, गॉल ब्लैडर से, और फूड में मिला देता है। वो गॉल ब्लैडर जो आपका बाइल जूसेस है वो करते क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करते हैं। ठीक है, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा अब वो जो एसिड मिला था ना एक्सियल, उसने फूड को पूरे को एसिडिक कर दिया था, खट्टा खट्टा कर दिया था। अब वो उसको क्या करेगा, एल्कलाइन नेचर का बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कलाइन नेचर का बनाएगा। तो बाइल जूसेस के दो काम, फूड को एल्कलाइन बनाना और दूसरा फैट को इमल्सिफाई करना। ठीक, आगे बैठा है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के पास तीन चीज है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक जूसेस। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन, वो पेप्सिन का भाई है। ट्रिप्सिन कौन है, पेप्सिन का भाई। पेप्सिन ने क्या किया था, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था। ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा कौन था हमारे पास, दूसरा था भैया क्या नाम था इसका,
लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, अभी जो ब्रेक डाउन होके आया है ना फैट, उसको इमल्सीफाई करेगा, ये वापस से फैट को क्या करता है, इमल्सीफाई करता है। ठीक, लास्ट क्या बचा हमारे पास, पेनक्रियाटिक जूसेस। ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। आगे ये कहाँ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में, जो फैट है वो फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पे विलीज प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होता है, विलीज। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, फूड को, फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है। भाई डाइजेशन खत्म हो गया ऊपर, अब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। कौन कर रहा है, विलीज कर रही है। ठीक है, दिमाग में बनाते रहिए कहानी। ठीक है, विलीज ने क्या किया, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब किया। विलीज जुड़ी होती हैं ब्लड वेसल्स से, विलीज आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशंस को कहाँ पहुंचा देती है, ब्लड में पहुंचा देती है। हमारे ब्लड को मिला न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो अब ये कहाँ जाएंगे, हम आगे वाले प्रोसेस में जाएंगे। आगे क्या होता है, आगे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है। बचा कुचा कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पे थोड़ा बहुत वाटर, थोड़ा बहुत बचा हुआ न्यूट्रिशन वो एब्सॉर्ब हुआ, फिर वो एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर हो गया, दैट इज इजेशन। आप सोच रहे हो मैम एसिमिलेशन कहाँ गया, आपने तो बताया नहीं, आपने कहा डाइजेशन, आपने कहा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन कहाँ गया। भैया जैसे ही ये न्यूट्रिशंस कहाँ पहुंचे, ब्लड वेसल्स में पहुंचे, तो ब्लड वेसल्स ने क्या किया, उस फूड को बॉडी की सारी सेल तक पहुंचाया। ब्लड से क्या क्या, बॉडी की सारी सेल तक पहुंचाया। उन सारी सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। वहां पे क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो भी ऑक्सीजन का वेट करो, वो आएगा तुमको ऑक्सीडाइज करेगा और तुमसे एनर्जी रिलीज करेगा एटीपी के फॉर्म में, और इसको हम पढ़ेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में। ओके, आई होप आपको न्यूट्रिशन तक चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ से न्यूट्रिशन एनिमल्स भी खत्म होता है। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने खाने से क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। एसिमिलेशन, मैंने क्या बोला था, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिले हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब उनको यूटिलाइज कर लेते हैं और उसे एनर्जी मिलती है तो उसे क्या करते हैं, एसिमिलेशन, है ना। तो ये जो एसिमिलेशन होता है किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को उनकी बॉडी एक फ्यूल की तरह यूज करती है और उनसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज करती है, 38 एटीपी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है inhalation of oxygen gas and exhalation of CO2 gas and carbon dioxide gas is called respiration, but no, it's not respiration. There's a huge difference between breathing and respiration. This is breathing. When we are talking about breathing, तो हम simply बोलेंगे कि when we inhale oxygen gas and exhale carbon dioxide gas, the simple process is called breathing. But when we are saying that हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया फिर वो हमारे कहाँ गई, हमारे लंग्स में गई, लंग्स में जाके ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड से उसने बॉडी के हर एक सिंगल सेल तक गई, फिर वहां से क्या किया, उसने एनर्जी रिलीज करी, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो अगर हम सिंपली ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे तो क्या डिफरेंस है, ब्रीदिंग इज अ सिंपल प्रोसेस, वहीं पे जो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इंक्लूड नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, मैम लॉट्स ऑफ एंजाइम्स आर इंक्लूडेड, है ना। इसके अलावा ब्रीदिंग जो होता है वो सिंपल प्रोसेस है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये भी लिख सकते हैं। ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है, जबकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों टोटली डिफरेंट है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट कंप्लीट रेस्पिरेशन। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है। बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, भाई वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, द रेस्पिरेशन व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, मतलब जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ही जहां पर रेस्पिरेशन हो जाता है, या यूं कह लो कम मात्रा में भी अगर ऑक्सीजन है ना
तब भी रेस्पिरेशन हो जाए, देन इसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो आपका वो है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में वो नहीं बनती, किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो क्या बनता है इसको थोड़ी देर में देखेंगे। अब हम बात करते हैं समरी ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। एज आई सेड देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो भाई ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, सिंपल तरीका जो है रेस्पिरेशन का उसमें होता सिंपली ये है कि हमने सांस ली, हमारी बॉडी के अंदर क्या गई, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जो है साइटोप्लाज्म में पहुंची और साइटोप्लाज्म ने उसको क्या क्या ब्रेक कर दिया। हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और जैसे ही साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, अब वो एरोबिक हो या एनारोबिक डजंट मैटर। ठीक है, जैसे ही वो कहाँ पहुंचा, आपकी साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म ने उसको ब्रेक कर दिया और कार्बन की मात्रा कितनी हो गई, 3 हो गई, 3 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया ब्रेक करके। अब वो जो उसे कहेंगे पाइरुवेट, क्या कहेंगे, पाइरुवेट। यहाँ से हमारा असली रेस्पिरेशन शुरू होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। मैंने 3 चीजें बोली, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन कम मात्रा में। ठीक है, तीनों में ही अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और अलग अलग जगह पे ये परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन बॉडी यानी कि जिनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें परफॉर्म होता है। और होता क्या है इसमें, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद या पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है एंड एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में एटीपी रिलीज होती है। अराउंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर रेस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड बात करते हैं कि ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ होती है, ईस्ट में होती है, इन ईस्ट। और इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं, इसमें अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा एक चीज बताइए, आपने देखा होगा जितनी भी मीठी चीजें, सुगरी सब्सटेंसेस होता है ना, उन सबसे अल्कोहल बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन चलता है, फर्मेंटेशन यानी ईस्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, ईस्ट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी सुगरी सब्सटेंसेस होता है ना, जब इनको हम क्या करते हैं, ईस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं इनका, यानी कि अब रेस्पिरेशन वहां हो रहा है बट किस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, ईस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, देन क्या होता है, क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनती है। समझ में, ये वहां पे दिमाग हम लगा सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा ये तो हाँ सेकंड। थर्ड की बात करते हैं जहां पर ऑक्सीजन है कम मात्रा में। कई बार आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करके आते हो, मान लो न्यू ईयर रेवोल्यूशन लिया आपने कि नहीं इस साल तो बस अपनी बॉडी पे काम करेंगे, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, ये सारी प्लानिंग बच्चे करते हैं न्यू ईयर आते ही। हाँ, मान लीजिए आपने रेवोल्यूशन लिया, आप रेवोल्यूशन के चक्कर में पहुंच गए जिम, आपने 1 घंटे दम से वर्कआउट कर लिया। अब उसके बाद पता क्या होगा, आपकी बॉडी में भयानक क्रैम्पिंग होने लगेगी। 2 to 4 days आपको इतना पेन होगा बॉडी में, आपके मसल्स एरियाज में, जहाँ आपने ज्यादा वर्क लोड लिया है, बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। जब आप अचानक से बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और उन पर्टिकुलर एरियाज में क्या हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होता है और वहां पे क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है। जब मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होता है तो वहां क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनते हैं और 2 ATP मॉलिक्यूल केवल प्रोड्यूस होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी आप वर्कआउट एक्सरसाइज करना अचानक से स्टार्ट करोगे ना तो ऐसा ही चलेगा, आपको पेन होगा। और बहुत सारे बच्चे तो इंक्लूडिंग मी वहीं पे हाथ खड़े कर देंगे, नहीं भाई अब नहीं होना, हो रही है एक्सरसाइज, अब नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत दर्द होता है ना। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो इस चीज को तो ये दर्द बंद हो जाता है, फिर आपको पेन नहीं होता आपकी बॉडी में या मसल्स एरियाज में। चलो, ये 3 टाइप्स के रेस्पिरेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जितना मैंने पढ़ाया है उससे आप डिफरेंस आसानी से कर सकते हो। एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी। और वहां पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल या और कम मात्रा 2 ATP ऑफ एनर्जी, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यही डिफरेंसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेस्पिरेशन में प्लांट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर मैं आपसे पूछ लूं
कि भाई ये बताओ, प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं, जी हाँ, प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो कौन सी गैस इनहेल करते हैं, कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? और ये क्वेश्चन सुनते ही आधे बच्चों का जवाब मुझे ये मिलेगा कि मैम, जब इंसान इनहेलेशन करते हैं या रेस्पिरेशन के दौरान इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन जब प्लांट वही रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। और फिर मैं आपको चाहता बता, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत। ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स कौन सी गैस रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो भाई जैसे इंसानों में ऑक्सीजन गैस इनहेल की जाती है ना, वैसे ही रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं। और जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, वैसे पेड़ भी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। बच्चा, दो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है प्लांट्स में एक टाइम पे, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन, बट ड्यूरिंग डे टाइम। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रात में पेड़ों के नीचे सोने से मना क्यों किया जाता है? हाँ, पढ़ा होगा ये क्वेश्चन आपने आपकी बुक में। तो बेटा होता ये है कि रात के समय फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, केवल रेस्पिरेशन होता है। और जब केवल रेस्पिरेशन होता है तो निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी पेड़ों के नीचे भी क्या होने लगता है, CO2 निकलने लगती है और ऑक्सीजन वो लेने लगते हैं। इस वजह से मना किया जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे मत सो, क्योंकि वहां पर क्या है, लॉट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। अच्छा, फिर मैम ये क्या सीन है कि पेड़ बैलेंस बना के रखते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये तो बात झूठ हो गई। नहीं बेटा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी तो करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी तो करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, आपको याद हो, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाते हुए थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या होता है, आपकी CO2 यूज होती है, CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, है ना, क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनती है वहां पे। क्लियर? अच्छा, तो बात ही मुद्दे की ये है बेटा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब पेड़ CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, पर जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या करते हैं, तब वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, CO2 दे रहे होते हैं, अपोजिट हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा, दिन के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से अपने द्वारा रिलीज की गई CO2 भी वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल फॉर्म में यूज कर लेते हैं। ऊपर से एटमॉस्फेयर से भी वो CO2 ले लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्योंकि कंपेरेटिवली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्टर देन रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमंस की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में चलता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे पास। क्या ना, अलग अलग ऑर्गन से पर्टिकुलर एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, इसको थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं बाकी एनिमल्स की, जैसे कि फिशेस की। फिशेस के पास क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड गिल्स। हाँ, फिशेस कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स के थ्रू। अब ये गिल्स क्या करते हैं बेटा, होता ये है कि जो हम लोग है ना, हम लोग तो एयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, लेकिन ये जो फिश होती है ना, तो पानी में रहती है। एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं, पानी में रहता है, और इन्हें क्या करना पड़ता है, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को ही इनहेल करना है। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं। हमारे इंसानों के कंपैरिजन में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ये बहुत तेजी से सांस लेते हैं। पता है क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि स्पीड जो होती है, जो ब्रीदिंग स्पीड होती है, वो एक्वाटिक एनिमल्स की ज्यादा क्यों होती है कंपैरेटिवली टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो बेटा बात ये है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से इनहेल कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से, जहाँ पर लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन है। बट जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है। इस वजह से पर्याप्त ऑक्सीजन को इनहेल कर पाए, इसके चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया का यूज करते हैं, अर्थवर्म जैसे, फ्रॉग जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते और पहुंचते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। भाई आपका रेस्पिरेशन आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो चलो देखते हैं कैसे होता है रेस्पिरेशन। हमारे पास नोस्ट्रिल है,
नजल कैविटी है, नजल कैविटी है, ठीक है। तो हमारी नोस्ट्रल से जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो हमारी नाक के अंदर ही समझने की कोशिश करिएगा और अपनी बॉडी से क्या रिलेट करते हुए समझिएगा, तो ज्यादा मजा आएगा आपको समझने में। आपने क्या किया, एयर को इनहेल किया, किससे, नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से नजल कैविटी, नजल कैविटी से जब अंदर जाएगा तो उसको मिलेगा फेरिंग्स, पहले मिलेगा फेरिंग्स, बाद लैरिंग्स मिलेगा, लैरिंग्स क्या, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं। तो नजल कैविटी से कहां गया वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से कहां गया लैरिंग्स में, और उसके बाद कहां गया विंड पाइप। नो विंड पाइप, कोई भी कॉपी पे विंड पाइप लिख के नहीं आएगा। विंड पाइप का एक और नाम है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो 10th क्लास की, वहां पे फूड पाइप को क्या लिखते हैं, ईसोफेगस लिखते हैं, थोड़ा फैंसी लगता है ना। ऐसे ही जो आपका विंड पाइप होता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया। अच्छा, ये ट्रैकिया क्या करते हैं, अच्छा ट्रैकिया और बाकी में कुछ अंतर है क्या, बहुत अंतर है। आपको पता है ट्रैकिया जो होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। आसान भाषा में समझाती हूँ, आपके घर पे दो तरह के पाइप होंगे। एक पाइप जो वॉशिंग मशीन में लगता होगा, टैप और वॉशिंग मशीन के बीच में टैप वो लगता है ना पाइप, जिससे टैप का पानी वॉशिंग मशीन में गिरता है, देखा है कभी, उसमें बहुत सारी रिंग्स 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 बनी होती है, देखा है कभी वो पाइप। हमारी जो ट्रैकिया होती है बिल्कुल वैसी ही होती है। जानते हो क्यों ऐसी होती है, बच्चे एक काम करो, आप ना नॉर्मल पाइप लो, वो जो प्लेन पाइप आता है ना, वाटर पाइप, वो लो, और उसमें जैसे जो गार्डन गार्डन वगैरह में पानी डालने का काम आता है, आप देखते होगे जब भी पानी डालने चलता है बड़ी प्रॉब्लम आती है, कहीं इधर से मुड़ा है, कहीं उधर से मुड़ा है, खींच के सीधा करो, फिर कहीं मोटर ऑन करो, तब जाके पानी डालो। तो इनका कभी वॉशिंग मशीन के पाइप में ऐसा करना पड़ता है? नो, क्योंकि वॉशिंग मशीन का पाइप कभी मुड़ता ही नहीं है, वहां पर सप्लाई वाटर की कभी बंद ही नहीं होती है। ऐसे ही अगर हमारा जो ट्रैकिया है, तो विंड पाइप है, वो प्लेन होता, हम गर्दन ऐसी करते तो क्या होता, तो होता ये ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता और हमारी बॉडी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। हमारा ब्लड को पंप कर रहा है ना हार्ट, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए पंप करने के लिए। तो अगर हमारी गर्दन टेढ़ी होती मान लो, तो हम तो निपट ही जाते थोड़ी देर में। इसलिए भगवान जी ने क्या किया, वहां पे क्या लगा दिया, रिंग्ड पाइप लगा दिया, एक ऐसा पाइप जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, जिसमें क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। याद रखिएगा, आप ट्रैकिया क्या करती है, फोल्ड होने से बचाती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई को बनाए रखती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, ट्रैकिया से होते हुए हमारे पास वो होते हैं दो ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ट्रैकिया से दो ब्रांचेस निकली, एक इस वाले लंग्स में जाएगी, एक इस वाले लंग्स में जाएगी, ठीक है, एक राइट लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग में जाएगी। दोनों लंग्स के लिए दो ब्रांचेस निकलती हैं, दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई से डिफरेंट बहुत सारी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में लगे होते हैं एल्वोली सैक्स, एल्वोलीज लगी होती है। क्या लगी होती है, एल्वोलीज। ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। वापस से देखो, हमारी नाक क्या है, नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से नजल कैविटी, नजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से दो ब्रांचेस ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बहुत सारी ब्रांचेस छोटी छोटी सी, क्या, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वोली। ओके, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। एल्वोली मेन काम करते हैं, आपको मैंने, अब जब अगर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे ना, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ाऊंगी आपको, तब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड जो होता है वो कहाँ आता है, एल्वोलीज में आता है। अब एल्वोली में जो ब्लड आ रहा होता है ना बेटा, उसमें होती है CO2 गैस। क्या होती है, CO2। और अभी अभी हमारी जो ऑक्सीजन एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ पहुंची है, वो भी पहुंचेगा एल्वोली में। और एल्वोली में खास बात होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देती है और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। उसने क्या किया, जो ब्लड उसके पास आ रहा था जिसमें CO2 ज्यादा थे, उससे CO2 को निकाल लिया और ऑक्सीजन को डाल दिया। अब वो जो ब्लड है उसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ या नहीं हुआ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में लौट के जाएगा। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वोलीज में बची है, एल्वोली सैक में भरी हुई है, वो एल्वोली सैक से कहाँ जाएगी, अब वापस रिटर्न होने की तैयारी करेगी। वापस से कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, उल्टा रास्ता फिर से पकड़ के नाक से ही, नोस्ट्रल से ही क्या बाहर आता है, CO2 गैस बाहर आती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ह्यूमन का रेस्पिरेशन क्या हुआ। वापस एक बार रिपीट करते हैं इसको, नसल नोस्ट्रल, नोस्ट्रल से नसल कैविटी, नसल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वोलीज, एल्वोलीज में क्या हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ। इवन एल्वोली का खास जो फंक्शन था वो ये भी होता है, वो एरिया, एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड कराते हैं इन गैसेस एक्सचेंज के लिए।
गैसेस एक्सचेंज हुआ, CO2 गैस कहाँ एल्वोलीज में आई, फिर वो कहाँ आएगी, ब्रोंक्यूल्स में आएगी, ब्रोंकाई में आएगी, ट्रैकिया में आएगी ट्रैकिया से वही रास्ता पकड़ते हुए नोस्ट्रल से बाहर निकल आएगा क्या, CO2 गैस। और अब जो हो रहा है, अब क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन ब्लड में मिली हुई है वो ब्लड की हर एक सिंगल सेल तक जाएगा, और वहां पे सिंगल सेल में क्या होगा, सिंगल सेल में होगा ऑक्सीडेशन, किसका, वो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स पहुंचे थे ना ब्लड में, मैंने आपको पढ़ाया था न्यूट्रिएंट्स में क्या हुआ था, विलीज में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स ने न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया था, अब वो न्यूट्रिशन कहाँ के, पूरी बॉडी में सर्कुलेट, तो बॉडी के हर एक सेल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, अब बॉडी के हर सेल तक क्या पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन गैस भी पहुंचेगी, अब वो ऑक्सीजन उस न्यूट्रिशन को जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी पे होगा तो उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि जो पावर हाउस होता है वो क्या मिलती है, एनर्जी बन रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है, एनर्जी बन रही होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो कहाँ से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दीज आर कॉल्ड द करेंसी ऑफ एनर्जी कॉइंस कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा के सिक्के कहते हैं इनको, करेंसी ऑफ वो एनर्जी कॉइंस कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, दिस इज रेस्पिरेशन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। आखिर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजें अब्सॉर्ब होती हैं और उन अब्सॉर्ब की गई सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जैसे कि हमारी विलीज न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके कहाँ पहुंचाती है, पूरी बॉडी में पहुंचाती है थ्रू ब्लड, और वैसे ही जो हमारी लंग्स में प्रेजेंट एल्वोली जो है वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करके ब्लड में मिलाती है और क्या करती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड के हार्ट के थ्रू, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन पहुंचाए जा रहे होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमंस के अंदर, वो करने का जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है ब्लड। मैंने जैसा अभी बताया, न्यूट्रिएंट्स कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। जो हमारा वो है ऑक्सीजन, वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। तो चलो पहले ब्लड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये जो ब्लड होता है बेटा, ये ब्लड में के दो पार्ट होते हैं स्पेशली, ठीक है, दो हिस्से होते हैं। एक क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स कार्पोसेल्स होती हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है, ब्लड के प्लाज्मा में तीन चीजें होती हैं मेनली, प्रोटीन, एंजाइम और वाटर। मोस्टली वाटर होता है, प्रोटीन और एंजाइम्स होते हैं। पूरे ब्लड का 55%, लगभग 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा से बना होता है। फिर आता है आरबीसी। आरबीसी जो होती है बेटा, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी जो होती है डिस्क लाइक शेप की बनी होती है, इनका कलर रेड होता है। ये रेड कलर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है, और हीमोग्लोबिन का किसकी वजह से होता है, आयरन की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसीलिए कहा जाता है अपने खाने में आयरन को जगह दो, हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है, आयरन होता है। क्यों, क्योंकि वो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, यही वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है, बाइंड करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका WBC, ठीक है। अब हमारी आरबीसी का काम समझ में आ गया, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करता है। WBC बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम सेट करता है, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा है ये डिपेंड करता है WBC पे। याद रखना, ये हमारा सेनापति है, ये हमें बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सेना देता है, सोल्जर्स तैयार करता है, ठीक है। तो इसका बॉडी में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं हर मौसम के बदलने के साथ बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुछ किसी भी मौसम में खेलते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो होता ये है कि ये डिपेंड करता है WBC के ऊपर। तो हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है WBC के, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ये कलरलेस होती है, ठीक है, इसलिए इसका पूरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं, कि हमारी बॉडी में लड़ने के लिए सोल्जर्स तैयार करता है। जब भी कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर करता है, उसको देखता है, उसे लड़ने के लिए अपने एक आर्मी तैयार करता है, फिर वो जो जीत जाता है, अगर आपकी WBC से स्ट्रांग है, वो जीत गए तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर आपकी सेना हार गई तो आपको वो बैक्टीरिया बीमार बना देगा, ठीक है। लास्ट आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को
क्लॉट करने का काम करता है। मतलब कि आप जब भी गिरते पड़ते रहते हो, देखो बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं ना, स्ट्रांग बनता है उससे। तो बच्चे जब गिरते हैं तो उनकी कहीं घुटने फूटते हैं, कहीं कोहनी फूट रही होती है, कहीं से ब्लड निकल रहा होता है। अब अगर बेटा प्लेटलेट्स नहीं होगा ना, वो ब्लड निकलता ही रहेगा। तो ब्लड को रोकना है या नहीं रोकना है? ये जो ब्लड है वो रुकता कैसे है? प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ये क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है, वहां पर ये सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एक जाल बनाने लगता है और धीरे धीरे वो ब्लड के फ्लो को रोक देता है। ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। अच्छा, ये ब्लड जो है, हम ह्यूमन हार्ट पढ़ें उसके पहले हम आर्टरी, वीन्स और कैपिलरीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन ब्लड है, ये ह्यूमन ब्लड बहता है पूरी बॉडी में, तो कौन किस में बह रहा है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स 3 होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। डिटेल हम अब ह्यूमन हार्ट के बाद देखेंगे। ह्यूमन हार्ट के बारे में की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है क्लोज्ड फिस्ट जैसा होता है, बंद मुट्ठी जैसा होता है। ठीक है, अब ये जो बंद मुट्ठी है, ऐसा दिखता है हमारा ह्यूमन हार्ट। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और अब हम देखेंगे ब्लड पंप कैसे होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग जो हार्ट के काम समझते हो ना, हार्ट वो बिल्कुल नहीं करता। हार्ट का प्यार, इश्क, मोहब्बत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये जो आप हार्ट बनाते हो ना, ये वाला सुंदर सा रेड कलर का, बेटा दरअसल ये हार्ट नहीं, ये पान का पत्ता है जो हरे रंग का होता है। आप इसको जबरदस्ती रेड कर देते हो। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का पान का पत्ता होता है, हार्ट वार्ट नहीं होता। बातों मत बैठना किसी की। ठीक है, आ जाओ, हम बात करेंगे असली हार्ट की। असली हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, प्यार करना नहीं होता, वो दिमाग करता है। ठीक है, हाँ, वो कौन करता है? ब्रेन करता है, वो ब्रेन का काम है। हार्ट का काम कुछ और है, चलो सीख लो जल्दी से, काम आएगा बोर्ड्स में। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेना कावा। क्या है? वेना कावा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आसान भाषा में सीखेंगे। ये क्या है? वेना कावा है। वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। कहाँ पहुंचेगा? राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम में यहाँ पर क्या लगा होता है? एक ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये जो ब्लड जैसे ही यहाँ पे भर जाएगा, सबसे पहले ब्लड यहाँ पहुंचा, जैसे ही ब्लड यहाँ भर जाएगा वो कहाँ गिर जाएगा? वेंट्रिकल में गिरेगा। कहाँ गिरेगा? वेंट्रिकल में गिरेगा। वेंट्रिकल में गिरने के बाद ये ब्लड, हमको पता है कि नीचे वाला हिस्सा क्या करता है? पंप करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये क्या क्या जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो ब्लड यहाँ आया था, ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। 2 होती है, एक इस साइड, एक इस साइड, क्योंकि हमारे पास लंग्स 2 होते हैं। कितने होते हैं लंग्स? 2। ठीक है, तो ये वाला राइट लंग में पहुंचाएगा, ये वाला लेफ्ट लंग में पहुंचाएगा। तो ये दोनों क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज हैं। अब इसके बाद ये ब्लड जो होता है आएगा, ये दूसरे नंबर पे गया, अब ये जाएगा तीसरे नंबर वाले चैम्बर में। तीसरे वाले नंबर वाले चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। क्या नाम है? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे लगा होता है माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, और यहां से होता हुआ ये कहाँ चला जाएगा? ये आ जाएगा सॉरी, हाँ, इस पे। ये क्या है? चौथा चैम्बर, जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर एक सेप्टम जैसा स्ट्रक्चर होता है, या यूं कह लो, इसका यहाँ रोल नहीं है। ये कुछ ऐसे होता है कि आपका जो ये वाला एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर, 4 चैम्बर हो गए चारों। तो ब्लड सबसे पहले आया सुपीरियर वेना कावा, और नीचे होता है इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये दोनों ही वेना कावा क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? फर्स्ट वाले चैम्बर में। फर्स्ट वाले चैम्बर का नाम क्या है? राइट एट्रियम। फिर ये कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे क्या है? राइट वेंट्रिकल। फिर ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज में। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? ये लंग्स में। लंग्स में कहाँ जाएगा? एल्वोली सैक्स में।
एल्वियोली सैक्स में क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। ये मैं क्या बना रही हूँ बेटा, ये है पल्मोनरी वीन। क्या है, पल्मोनरी वीन। इनका काम क्या है, ये ब्लड को लेकर आता है और कहाँ डालता है, तीसरे वाले चैम्बर में। तीसरे वाले चैम्बर में जो वॉल्व लगा इसका नाम क्या है, आप बोलोगे मैम माइट्रल वॉल्व है। कौन सा वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व है। ठीक है, जैसे ब्लड यहाँ भरेगा ये खुल जाएगा, ये कहाँ गिरेगा, चौथे नंबर पे। चौथा नंबर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से, अब देखो बेटा, हार्ट जब पंप होगा ना तो दो काम एक साथ होंगे। हार्ट जब पंप होगा तो ये वाला ब्लड तो इधर गया था पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा पता है आपको, ये वाला ब्लड जाएगा ऑर्टा में। कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऑर्टा में। और ऑर्टा क्या करेगा, ये आर्टरी से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देगा। बात समझ में आई है ना, इजी दिखने में से गंदा लगने लगा। आपस से वर्किंग ऑफ हार्ट को देखते हैं। हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले सारा ब्लड जो है बॉडी का वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब ब्लड पर हो जाता है तो उसमें लगा हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है और वो ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। हमारा हार्ट क्या करता है, पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जहाँ पे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर ये ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू पहुंचता है एल्वियोली सैक में और वहां प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज होता है, वहां पे ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वीन, और पल्मोनरी वीन इकलौती ऐसी वीन है जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वो कहाँ आती है, आपके हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में, 3rd नंबर वाले चैम्बर में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में लगा होता है मैट्रियल वॉल्व, जिसे हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। वहां से होता हुआ ये पोर होता है 4th नंबर के चैम्बर में, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट हमारा वापस से क्या होगा, स्क्वीज होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों वाले 2nd और 4th दोनों चैम्बर वर्क करते हैं। जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और जो हमारा 4th चैम्बर है यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से ब्लड जाता है ऑर्टा में। ऑर्टा में ब्लड जाता है बहुत स्पीड में, बहुत प्रेशर में जाता है, और ये आर्टरी से होता हुआ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, हार्ट के बीच में एक सेप्टम होता है जो हार्ट के राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से डिवाइड करके रखता है। हार्ट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी थिक होता है, उसकी वॉल बहुत थिक होती है, मस्कुलर वॉल थिक होती है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर पड़ रहा होता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम जब आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है, मैं आपको बताऊंगी, जब डिफरेंस बताऊंगी कि आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो आपके मन में सवाल है कि मैम फिर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बह रहा है और पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनका नाम हम एक्सचेंज क्यों नहीं कर देते। तो वही बात यह है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं, और जो वीन्स होती हैं वो हमेशा ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। इसका मतलब कि उन्हें हम आर्टरीज बोलेंगे जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी भी तो यही कर रही है ना, ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है। जो ब्लड को हार्ट में लेकर आता है उसे हम कहते हैं वीन्स। तो जो आपकी पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सही, लेकिन ब्लड को कहाँ ला रही है, हार्ट में ला रही है। दैट्स व्हाई ये एक्सेप्शनल केस चलता है यहाँ पे, ठीक है। आर्टरी वेन शुरू ही कर दिया तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। मैंने बताया डिफरेंस देखिएगा, आर्टरीज जो होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरीज की वॉल थिक और इलास्टिक होती है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा होता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो वीन्स की वॉल थिन होती है। जो आर्टरीज होती हैं उनमें कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो उन्हें पता है किस डायरेक्शन में जाना है। बट जो वीन्स होती हैं उनमें वॉल्व होता है, क्योंकि बैकफ्लो होने के चांसेस रहते हैं। स्पीड क्या हो सकती है, हो जाती है, स्लो हो जाती है, इसलिए बैकफ्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वीन्स में वॉल्व होता है। कैपिलरीज की बात करें तो वीन्स और आर्टरीज का जो जंक्शन होता है वहां पे कैपिलरीज वर्क करती है। कैपिलरीज में
की वॉल थिन होती है और इसमें कोई भी वॉल नहीं होता है। आई होप आपको आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो भाई हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है एक बार, और ब्लड को पूरी बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करने के दौरान हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है, एक ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। इसीलिए हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। वापस से बता देती हूँ कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को बॉडी में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है। वन टाइम इन राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड सेकेंड टाइम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, वही जो अगर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस के हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं और इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसमें हार्ट में 2 बार ब्लड नहीं जाता है एक कंप्लीट साइकिल में। दैट्स व्हाई वो कैसा सर्कुलेशन है? सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। ओके, नाउ लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक कलरलेस फ्लूइड। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है रेड कलर का होता है, वो कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। जो लिम्फ होता है उस लिम्फेटिक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड जिनके अंदर बहती हैं, यानी लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स, लिम्फ फ्लूइड, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? जहां पर 2 लिम्फ आपस में जुड़ते हैं, उस एरिया, उस जंक्शन को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला लिम्फ फ्लूइड, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड्स। इसके बाद फंक्शन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे 3 फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम के, या लिम्फ के 3 सिस्टम्स होते हैं। पहला, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है, इट बैलेंस द फ्लूइड इन अवर बॉडी। जब भी कभी सेल में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है तो उसको वहां से निकाल करके कहां पर? वेन्स के थ्रू सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा ये फैट को सर्कुलेट करते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। एंड थर्ड, इट मेंटेन आवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ। ओके, नाउ हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। भाई जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी तो लिविंग होते हैं, उनमें भी तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, और इन सब के लिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत नीड होती है। तो भाई इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे वर्क करता है, आइए डिस्कस करते हैं। तो होता ये है कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है वाटर एंड मिनरल्स, है ना। तो ये जो वाटर और मिनरल है, ये उनको कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। जब भी आप पानी देते हो पेड़ों को, जब भी आप गार्डन में वाटरिंग करते हो तो क्या करते हो? पेड़ों की पत्तियों को पानी देते हो डायरेक्ट? नहीं, आप क्या करते हो? आप उनके रूट्स को वाटर देते हो, है ना। रूट्स को क्यों देते हैं? क्योंकि रूट्स के पास होती है रूट हेयर्स। क्या होते हैं? रूट हेयर्स, जो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाते हैं? जाइलम में पहुंचाते हैं। जाइलम वो वेसल है जो प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल को सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर और मिनरल को जाइलम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है और लीफ तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को एक्सेंट ऑफ सैप कहते हैं। याद रखिएगा, कई बच्चे नहीं पढ़ते ये वर्ड, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक्सेंट ऑफ सैप। क्या होता है? वाटर और मिनरल को जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में लीव्स तक पहुंचाना है, क्या कहलाता है? एक्सेंट ऑफ सैप कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर की तरफ ये वाटर जा कैसे रहा है? हाँ, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है भाई, ऐसे कैसे? तो भाई यहाँ पर लगता है एक अपवर्ड डायरेक्शन में पुल, एक खिंचाव जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। कभी आपने स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या जूसेस वगैरह पिए हैं? आप फ्रूटी वगैरह तो पीते ही होगे एटलीस्ट। तो क्या करते हो? ऊपर की तरफ क्या बनाते हो? प्रेशर बनाते हो, एक पुल लेते हो, है ना, थ्रू एयर प्रेशर, है ना। और फिर क्या होता है? वो जो जूस है वो आपके सीधे मुंह में चला जाता है। ऐसे ही पेड़ों में भी जो जाइलम होता है, उन वेसल्स में एक पुल लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे वो पानी ऊपर की तरफ लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये तो था जाइलम का काम। तो यहाँ पे फ्लोएम भी लिखा है आपने, फ्लोएम का क्या काम होता है? तो भाई खाना तो बन गया, अब मम्मी ने खाना तो किचन में बना दिया, सबको खाने को भी तो चाहिए ना, खाने को भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, भाई तुम लो। तो जो खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम करता है। तो खाना ना तो लीव्स ने रेडी कर दिया, फ्लोएम क्या करेगा? बॉडी के प्लांट्स की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फूड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। ओके, सो और नेक्स्ट टर्म इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लीजिए। जाइलम जो होती है वो डेड सेल से बनी होती है, जबकि फ्लोएम लिविंग सेल से बनी होती है। जाइलम की वॉल थिक होती है, फ्लोएम की वॉल थिन होती है। जाइलम में केवल अपवर्ड मूवमेंट होता है, यूनिडायरेक्शन मूवमेंट होता है, जबकि
जो फ्लोएम होता है सब मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल को। वही फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड मटेरियल्स को। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बढ़े ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? प्लांट्स जो होता है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन की है जो पुल का काम करता है, ठीक है। ऊपर से क्या करता है, लीफ से वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में वापस से, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो कहाँ जाता है, लीफ के अपर सरफेस में आ जाता है। फिर हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, वाटर का इवापोरेशन हो रहा है ना। तो इवापोरेशन जो एक्सेस अमाउंट का वाटर होता है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में मिल जाता है। जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। Absorption of excess amount of water through leaves is called transpiration। और यही यहाँ पे एक जाइलम में एक पुल भी क्रिएट करने का काम करता है। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन सिंपली फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। अब बात करते हैं चौथे लाइफ प्रोसेसेस यानी एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने के बाद कुछ वेस्ट रेडी होता है बॉडी में, है ना। उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे नाउ फिर एक्सक्रीशन और इजेशन में अंतर क्या हुआ? आपने तो न्यूट्रिशन में भी बताया था कि जो वेस्ट था वो बॉडी के बाहर का, दैट इज इजेशन। ये एक्सक्रीशन क्यों? तो भाई इजेशन इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। इजेशन में केवल सॉलिड वेस्ट बॉडी के बाहर जाता है, बल्कि जबकि जो आपका एक्सक्रीशन है उसमें सॉल्ट, मिनरल, एक्सेस मिनरल, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं लाइक और यूरिया, इसके अलावा अमोनिया, दिस ऑल आर पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें मेन पार्ट होता है किडनी का। किसका काम होता है? किडनी का एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आपने ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सीख लीजिएगा। जिसमें 2 बीन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम किडनीज बोलते हैं। किडनी जुड़ी हुई होती है आर्टा से और किससे? वीन से। ठीक है, अब होता क्या है कि ब्लड आता है, ब्लड आकर के कहाँ जाता है? किडनी में जाकर वहां पे क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर्ड ब्लड जो जाता है वो बॉडी में वापस कर दिया जाता है। और वो जो वेस्ट निकलता है वो सारा वेस्ट यूरेटर के थ्रू, 2 पाइप होते हैं किडनी के बगल में, पतले पतले आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, तो पतले पतले से पाइप होते हैं जो हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं और जब वो यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हमें वॉशरूम जाना होता है। हाँ, नहीं अब मुझे वॉशरूम जाना है, क्यों? क्योंकि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, आपको वेस्ट इकट्ठा हो जाए, आप बॉडी से क्या करोगे? यूरेथ्रा के थ्रू उसको एक्सक्रीट करोगे। दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ गया? किडनीज में क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट था वो कहाँ गया? यूरेटर में गया। यूरेटर के बाद कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ? यूरेटर के थ्रू बॉडी के बाहर निकल गया। ठीक है, दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज की बात हमने कर ली है। आखिर किडनीज में ऐसा क्या होता है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है? कौन सी मशीन लगी होती है भैया? उस मशीन का नाम है नेफ्रॉन। कुल मिला के किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, तो फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो भाई देख लो उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कैसे काम करता है। तो भाई नेफ्रॉन में तो पता है वो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, बोमैन कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस, ठीक है, याद रखिएगा नाम इसका, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड फिर क्या होता है? ट्यूब्यूल्स होता है। ट्यूब्यूल से वो कहाँ? यूरेटर से जुड़ा होता है जिससे वेस्ट बाहर जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि इस कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ऐसा ही बना होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा, ऐसा एक कैप्सूल बना होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वहां से जितना भी इसमें वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कहाँ पे? इस बोमैन कैप्सूल के अंदर सारा का सारा जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, वेस्ट के साथ साथ जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है सारा अब्सॉर्ब कर लिया गया। इसके साथ साथ ना ग्लूकोज जैसी चीजें जो बॉडी के लिए जरूरी थी वो भी इसने क्या किया? अब्सॉर्ब कर लिया। अब ब्लड ने कहा भैया सब तो ठीक है,
कि तुमने हमारा वेस्ट बाहर निकाला, नहीं वेस्ट के चक्कर में तुमने मेरा ग्लूकोज क्यों ले लिया। तब क्या होता है, तो कहते भैया रुको, थोड़ी देर रुको, मैं वापस करता हूँ। फिर ये जो वुमेन कैप्सूल होता है, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस होते हैं, उनसे उनमें प्रेजेंट ब्लड में ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया गया। ये जो येलो कलर का पाइप आपने डायग्राम में देखा होगा, उसमें क्या फ्लो कर रहा है, वेस्ट फ्लो कर रहा है। उस वेस्ट के चारों तरफ आपने एक वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा वेसल्स का। ये वेसल्स क्या कर रही है वहां पे, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में इन्होंने इनका ग्लूकोज ले लिया है ना, उन ग्लूकोज को रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज वापस से निकल गया तो बचेगा क्या, केवल वेस्ट। उस केवल वेस्ट को ये लोग कहाँ भेज देते हैं, टिब्यूल्स में भेज देते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, टिब्यूल्स में भेज दिया जाता है। उन वो टिब्यूल जुड़ी होती है यूरेटर से, और यूरेटर से होते हुए वो कहाँ चला जाते हैं, बॉडी के बाहर। ठीक है, यूरेथ्रा से किससे बाहर चला जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। वापस से बात करते हैं, नेफ्रॉन में जो काम होता है वो 3 प्रोसेस में होता है। पहले प्रोसेस में जो ये आपका वुमेन कैप्सूल है, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है वो एब्जॉर्प्शन करेंगे। एब्जॉर्प्शन इसने एक्स्ट्रा कर लिया है, तो ये जो ये वाला राउंड वाला ट्यूब्स है ना, यहाँ पे इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसमें ग्लूकोज को बाहर निकाल लिया जाएगा। केवल क्या बचा, वेस्ट बचा। वो वेस्ट कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल से वो वेस्ट कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर। क्लियर है, चलिए। तो हमारा ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो प्लांट्स में भी हो रही है, तो उनसे क्या निकलेगा, उनसे भी तो हमको बाहर निकालना है ना वेस्ट मटेरियल। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ फॉर्म्स में निकालते हैं। उनका जो गैसेस वेस्ट होता है, आपको पता है स्टोमेटा क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है। उस गैसेस एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है, उनका गैसेस वेस्ट बाहर होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नाक से बाहर करते हैं CO2 को, ये भी तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। नोज से क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालना भी एक्सक्रीशन ही होता है। ऐसे ही स्टोमेटा क्या करती है, गैसेस वेस्ट बाहर निकालती है। ये जो वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर, ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू इन्वायरमेंट में चला जाता है। फिर जो सेटिंग है, आपको पता है प्लांट साल में एक बार पेड़ों पतझड़ का मौसम जरूर आता है, सारे पत्ते वो गिरा देता है। अब होता ये है कि ये क्या करता है, धीरे धीरे जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो अपनी लीव्स में स्टोर करने लगता है। और जब लीव्स में बहुत सारा मटेरियल हो जाता है वेस्ट वाला, वो क्या करती है, पत्तियां सेट हो जाती है और नई पत्तियां निकलती हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, स्टोरेज। कुछ प्लांट का वेस्ट भी बड़ा यूजफुल होता है। कुछ प्लांट रेजिन के फॉर्म में, गम के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। ये भी क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीटा ही होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो पेड़ों की पत्तियों का झड़ना भी क्या है, एक्सक्रीशन है। पेड़ों की पत्तियों में जो रेजिन, गम, ऑयल वगैरह होता है, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है। ट्रांसपीरेशन से जो वाटर बाहर जा रहा है, ये भी एक्सक्रीशन है। जो स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। सो यहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। ये 4 लाइफ प्रोसेस हमने पढ़े इस चैप्टर में। आई होप आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।